नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने राज्य में अनलॉक 1 लागू करने का फैसला लिया है। यानी अब देश की तरह बिहार में भी अनलॉक 1 लागू हो गया है। 30 जून तक बिहार सरकार ने केंद्र के निर्देश के मुताबिक चलने का फैसला किया है और राज्य में पूरी तरह केंद्र के गाइडलाइन जारी होगी। गृह मंत्रालय ने शनिवार को गाइडलाइन जारी की थी, जिसके मुताबिक 1 से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू होगा। केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से शर्तों के साथ होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती लेकिन जारी रहेगी। 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे, जबकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात। जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। लॉकडाउन है, इसका पीरियड आज ख़त्म हो रहा है और नई गाइडलाइंस भारत सरकार से आ गई हैं। और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं, वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। उसमें हम लोग किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ एडिशनल भी मेजर्स लेते थे, तो इस बार यही निर्णय लिया गया है कि अब जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको एज इट इज लागू किया जाएगा। तो बिहार में अनलॉक 1, बिहार में आज से सभी दुकानें हर दिन खुलेंगी। सप्ताह में 3 दिन की बंदिशें खत्म हो गई और अब सभी दुकानें 6 की जगह रात 9 बजे तक खुलेंगी। तो अनलॉक 1 का मतलब क्या है, ये समझिए। सभी दुकानें हर दिन खुलेंगी। सप्ताह में जो 3 दिन की बंदिश थी, वो अब बंदिश खत्म हो गई है। सप्ताह में पहले 3 दिन दुकानें खुलती थी, लेकिन अब सभी दुकानें हर रोज खुलेंगी, लेकिन 6 बजे की जगह अब रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। निजी और सरकारी ऑफिस खुलेंगे। होटल से होम डिलीवरी पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं आज से सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन शुरू हो गया है। सभी बसों को खोलने का आदेश दिया गया है। बसों में एक सीट पर एक यात्री बैठने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में कोई परिवहन नहीं चलेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी पाबंदियां रहेंगी। ऑटो, ई रिक्शा, ओला, उबेर का परिचालन भी पूरी तरह बहाल कर दिया गया है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का निर्देश दिया गया है। तो आज से फिर पटरी पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। रेलवे ने आज से 200 ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है, जिनमें से 22 जोड़ी ट्रेनें बिहार से खुल रही हैं। ट्रेनों का आंशिक तौर पर सामान्य परिचालन आज से शुरू हो गया है। पटना से हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस 5:30 बजे सुबह रवाना हुई, जबकि पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे पटना जंक्शन से रवाना हुई। ये तस्वीरें पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस की है, जो सुबह 6 बजे पटना जंक्शन से रवाना हुई। और यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगर आप भी यात्रा करना चाह रहे हैं या पर करने जा रहे हैं, तो ये नियम है। आरोग्य सेतु आपको डाउनलोड करना होगा मोबाइल में। सैनिटाइजर साथ रखना होगा। 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा। ये नियम का पालन करते हुए भी आप यात्रा कर सकते हैं। बगैर रिजर्वेशन परमिशन नहीं होगी, इजाजत नहीं होगी यात्रा की। जनरल कोच के लिए भी बुकिंग जरूरी है। वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की परमिशन नहीं है। वेटिंग टिकट का कोई प्रावधान नहीं है। 120 दिन पहले ही आप टिकट बुक करवा सकेंगे। वहीं तत्काल और करंट बुकिंग की सुविधा भी आपको मिलेगी। 31 मई सुबह 8 बजे से तत्काल टिकट मिलने शुरू हो गए हैं और आज से पार्सल बुकिंग भी शुरू होगी। एक तरफ बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए बने क्वारंटीन सेंटर को बंद किए जा रहे हैं। मधेपुरा से ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। प्रवासियों के आने से संकट और गहरा गया है, लेकिन इन तमाम खतरों के बीच मधेपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स को भी बंद किया जा रहा है। जिले में 300 से ज्यादा सेंटर्स को बंद किया जा चुका है। प्रशासन का साफ कहना है कि सिर्फ रेड जोन से आने वाले लोग ही क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, जबकि ग्रीन जोन के लोग होम क्वारंटीन रहेंगे। ऐसे में गांव में प्रवासियों के खुलेआम घूमने से लोग दहशत में हैं। एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जो कि जो लोग बाहर से आते थे उसको डायरेक्ट जांच करके इसमें रखा जाता था। मात्र 3 से 4 दिन चला और सारे लोग को जो है यहाँ से फिर घर भेज दिया गया। अभी भी गांव में काफ़ी मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है, वो गांव आ रहे हैं और बिना जांच कराए कोई उसका आता पता नहीं रहता है और सीधे तौर पे वो अपने घर घुस जाते हैं। जो भी बाहर से आते हैं डायरेक्ट बस्ती पर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और क्या जांच हुआ है कि नहीं हुआ है, जब हम लोग भी बोलते हैं तो बोलता है नहीं, जांच करवा के आ गए हैं। सब लोग यहाँ से आदेश मिला, क्या मिला तो हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद यहाँ से छुट्टी मिल गया, सब लोग चला गए। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? हमको फोन करते हैं, सरपंच साहब कहाँ है, बाहर से आए हैं, लेकिन विधि व्यवस्था कोई है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। क्वारंटीन के नियमों में बदलाव को लेकर हर कोई हैरत में है। वहीं बाहर से आने वाले होम क्वारंटीन के नियमों का पालन भी नहीं कर रहा है। ऐसे हालात में क्वारंटीन सेंटर्स को बंद किया जाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिले में दर्जनों मरीज रोज बढ़ रहे हैं और जिले का संख्या 60 से अधिक हो गया है, तो सरकार क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर रही है। लोग घरों में क्वारंटाइन हो रहे हैं, गांव के लोग डरे हुए हैं। जिले में 300 से अधिक क्वारंटाइन सेंटरों को बंद कर दिया गया है और जो लोग अब बाहर से आ रहे हैं वो अपने गांव में खुले तौर पर घूम रहे हैं। प्रशासन का दावा है जो ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, लेकिन जो होम क्वारंटाइन के नियम हैं उनका कहीं भी पालन होता नहीं दिख रहा है। लोग खुले तौर पर गांव घर में घूम रहे हैं, जिस कारण से आम ग्रामीणों में दहशत भी देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश से न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। प्रदेश में लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या कोरोना काल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं या फिर पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। कोरोना बंदी में बढ़ा क्राइम का ग्राफ, नहीं रहा खाकी का खौफ, खत्म हो रहा पुलिस का इकबाल। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कोरोना काल के शुरुआती दिनों में बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम सा लग गया था। पुलिस अधिकारी भी फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश उसी पुराने दौर में लौट गया। बिहार पुलिस मुख्यालय भले ही आंकड़ों को हवाला देकर हालात बेहतर बता रहा हो, लेकिन हत्या, लूट समेत कई दूसरी वारदातों से सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना से लेकर कैमूर, बेगूसराय, मधेपुरा, लखीसराय समेत कई जिलों में कानून व्यवस्था ध्वस्त दिख रही है। क्राइम तो देखिए, क्राइम को आप कह सकते हैं, क्राइम कुछ घटनाएं तो तुलनात्मक कीजिएगा पिछले साल से, कई सालों से इस माह में तो लगता है कि अनुपात में कम घटनाएं घटित हुई है। क्राइम तो एक पार्ट ऐसा है कि देश के हर कोने में क्राइम घटनाएं घटित, एक बिहार अपवाद थोड़े है, लेकिन बिहार की पुलिस आज के डेट में सक्षम है। वैश्विक महामारी कोरोना है, उसके कारण अभी कुछ दिनों तक अपराध का ग्राफ बहुत कम था, लेकिन जिसी तरह से कोरोना थोड़ा सा सिकुड़ता जा रहा है, तो आप देखेंगे बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी का नतीजा है गोपालगंज में देखिए या अन्य जिलों में देखिए, बक्सर में देखिए, सब जगह आपको कहीं न कहीं रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रहा है। देखिए, बिहार में कोरोना बंदी हो या किसी कारण हो, कभी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है कमांड में रहा ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी फेलियर हो चुके हैं, फेल कर चुके हैं। इनका जो है जितने भी अफसर हैं सभी जो है इनका अब कोई बात नहीं मानता है और दुर्भाग्य है कि इतने हत्याएं हो रही है, फिर भी कुछ जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। न तो मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए नहीं तैयार है, न तो उप मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए तैयार है। देखिए, 2019 के मुकाबले 2020 में संज्ञेय अपराध को लेकर के राजद ने भी ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है और जो परिदृश्य है वो नियंत्रण में है। जो देश के दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले बिहार की बेहतर तस्वीर है। सवाल यह है कि अगर हालात सामान्य हैं तो फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
पाक उच्चायोग के 2 अफसरों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। दोनों अधिकारी जासूसी में लिप्त पाए गए हैं। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है, यानी दोनों को आज ही भारत छोड़ना है। रंगे हाथ पकड़े गए आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करते हैं। पाकिस्तान के चार्ज डे अफेयर के समक्ष भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ पाकिस्तान के उच्चायोग के इन अधिकारियों की गतिविधियों के संबंध में विरोध दर्ज कराया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले आबिद के पास से दिल्ली के गीता कॉलोनी के नासिर गौतम नाम का आधार कार्ड मिला है। आबिद और ताहिर आर्मी पर्सन को टारगेट करते थे और खुद को इंडियन बताते थे। गया में पुलिस के पूर्व एसपीओ के संरक्षण में सेक्स रैकेट चल रहा था। रैकेट में शामिल महिला का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व एसपीओ को गिरफ्तार कर लिया है। घटना डेल्हा थाना क्षेत्र के लोको कॉलोनी रेलवे क्वार्टर की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब धंधे में शामिल महिलाओं में विवाद हुआ और एक महिला ने वीडियो वायरल कर दिया। महिला के मुताबिक बैंक मैनेजर के साथ कई सफेदपोश यहां आते थे। डेल्हा थानाध्यक्ष ने बताया कि दीपक कुमार खुद को थाने का आदमी बताकर सेक्स रैकेट चला रहा था और मामले की छानबीन की जा रही है। कुमार नाम का व्यक्ति दीपक कुमार जो छुटकी नवादा का है, वो अपने आप को थाना का आदमी बता करके कुछ महिलाओं को ला करके अपने भी उनके साथ यौन शोषण उनका करता, बलात्कार करता था और किसी लोगों को ले करके बलात्कार जैसा वीडियो में आया। इसकी जांच की जा रही है, उसको पकड़ लिया गया, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा FIR कर। खबर लखीसराय से। यहां पुलिस को अम्हारा पंचायत के मुखिया पति निरंजन साव हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड के 2 अभियुक्त साजन कुमार और पंकज राम को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इन दोनों अभियुक्त में से एक साजन कुमार ने घर में घुसकर मुखियापति की हत्या की थी। बता दें कि 21 मई को आपसी रंजिश में अम्हारा के मुखियापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कुल 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुंगेर में शनिवार को हुए बम विस्फोट में 2 की जान चली गई और जो बच गए वो बेघर हो गए। वजह है आशियाना। इनका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बम विस्फोट के बाद 5 परिवारों के मकान रहने लायक नहीं रहे। हालात ये हैं कि इन घरों में रहने वाले 30 से ज्यादा लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। 1-2 लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी, ऊपर से बम विस्फोट में आशियाना छिन जाने से परेशान और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बम विस्फोट से प्रभावित लोगों से बात की संवाददाता अरुण शर्मा ने। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे तो दीवालों को दिखाए कि वो बम कितना शक्तिशाली था। आप देख सकते हैं कि दीवालों की जो स्थिति है, क्या स्थिति है। ऐसा 1 मकान नहीं, 2 मकान नहीं, 3 मकान नहीं, बिल्कुल 6 से 9 मकानों की यही स्थिति है। लेकिन अब समस्या इन लोगों के पास है कि इनका जो क्षति हुआ वो उनको मुआवजा कहाँ से मिले। जानना चाहते हैं कि क्या मामला है, क्या करना चाहेंगे? सर, हम लोग बस इतना चाहते हैं, हम लोग का जो नुकसान हुआ है, हम लोगों का घर रहने लायक नहीं है, वो बस फिर से हमें मिल जाए। कम से कम इतना तो मुआवजा मिल जाए कि घर हम फिर से खड़ा कर सके, उसे सही इतना सलामत कर सके कि हम उसमें रह सके अच्छे ढंग से। क्या स्थिति है मकान की? मकान की स्थिति हल्का सा भी भूकंप झटका है वो गिर जाएगा पूरा ही, और हम लोगों का क्या होगा ये पता नहीं है। बाद में मांगे क्या? मांगे इतना है, कम से कम हमारे मकान को सही सलामत करने के लिए मुआवजा हम लोग को मिल जाए। यहाँ पे एक दुकान जो है, ये इधर उन्होंने दुकान का उद्घाटन किया था, उनकी भी दुकान को लगभग उनका भी दुकान खत्म ही हो गया है। आइए उनसे जानते, क्या आपका दुकान था? क्या मेरा कपड़ा का दुकान था। क्या हुआ था? कपड़ा का दुकान, बगल में विस्फोट हुआ, मैंने देखा तो मेरा पूरा कपड़ा का दुकान ध्वस्त हो गया था। मेरा दुकान का मात्र 6 महीना हुआ है, 3 महीना के बाद लॉकडाउन हो गया। बाकी बाद मेरा पूरा दुकान का सारा सामान, जितना काउंटर, शीशा वगैरह, रेक, काउंटर, सारा कुछ बर्बाद हो गया। क्या मांगेगा? मांगे कि सर मेरा जो पूर्ति होना चाहिए, वो पूर्ति मुझे मिल जाए। ये बताइए कि क्या स्थिति है? बच्चे भी आपके साथ है? हाँ। हम लोग का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? हम लोग को कुछ देना चाहिए। हम लोग घर में कैसे रहेंगे, उसके लिए कोई हमको रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग को कुछ मकान बनाने का, रहने का कुछ व्यवस्था दे दीजिए। यहाँ पे जितने लोगों उनका यही कहना है कि उनके पास वो अब बच्चों के साथ इस मकान में कैसे जाएं, कहाँ जाएं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और आप देखिए एक ऐसी तस्वीर जो आपको चौंका देगी। गर्म और चलती गाड़ी को सैनिटाइज करने की कोशिश ना करें, ये भयानक हो सकता है। आप भी देखिए,
चलती गाड़ी को सैनिटाइज करने की कोशिश की गई, किस तरह से उसमें आग लग गई। यानी इस तरह की कोशिश खतरनाक हो सकती है। इस तस्वीर में एक और बात खास है कि पुलिस और स्टाफ आग बुझाने वाले अग्निशमक यंत्र लेकर आई, लेकिन एक बार भी नहीं चली। जब आग लग गई उसके बाद अग्निशमक यंत्र लाया गया, वो यंत्र एक बार भी नहीं चली। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अग्निशमक यंत्र जो रहता है वो कितने काम का रहता है। और दूसरी बड़ी बात, जब सैनिटाइज किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कोई भी चीज़ गर्म है कि नहीं, क्योंकि बाइक या स्कूटी कोई भी गाड़ी अगर चल के आई, देखिए या इंजन गर्म रहता है वहाँ पर अगला हिस्सा, और वहीं पर स्प्रे किया गया और तुरंत वहाँ पर देखिए किस तरह से आग की लपटें बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। किसी तरह बाइक सवार वहाँ से बाइक छोड़कर भागा, बाल बाल बचा बाइक सवार। और फिर आग बुझाने की कोशिश देखिए किस तरह से नाकामी भरी कोशिश, अग्निशमक यंत्र भी वहाँ पर काम नहीं आया। नालंदा में घूस लेने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नालंदा थाना में तैनात एएसआई वीर बहादुर सिंह द्वारा घूस लेने की वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो से ज्यादा घूस लेने और मांगने की बात सामने आ रही है। वीडियो में एएसआई वीर बहादुर सिंह ने एक केस का सुपरविजन करने के नाम पर फिलहाल 2000 रुपए लिया। इसके साथ ही और राशि की मांग की जा रही है, जिसके बाद पीड़ित ने उसे और रकम दी। वीडियो के ऑडियो में साफ पता चल रहा है, दरअसल नालंदा थाना क्षेत्र के सकरौड़ा गाँव में भाई भाई में संपत्ति बंटवारे को लेकर मारपीट हुई थी। उसी मामले के सुपरविजन को लेकर घूस मांगा गया। रोज रोज पैसा मांगा जाता है, 25 मांगे की जरूरत नहीं पड़ता सर। ठीक है जा मांगे के नहीं सर, आप खाली काम करते थे। तनु से बात करो कि 25 रुपया दिए हैं। हम बहुत सब बोल वो आप ही रहा वो करेंगे आगे वो केस आओ। आरएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने पीएमसीएच में गोपालगंज हत्याकांड में पीड़ित जेपी यादव से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम पीड़ित के परिजन से मिलने जरूर जाएंगे, कब जाएंगे इसका निर्णय बाद में करेंगे। कुशवाहा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री मौन बैठे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कि बच गए मुन्ना जी, अब हॉस्पिटल में है, हम कामना करते हैं कि स्वस्थ हो जाए जल्दी। बाकी उस घटना की निंदा जितनी की जाए कम है, लेकिन उससे भी आश्चर्य का विषय यह है, इतनी बड़ी घटना होती है, पूरा बिहार इसमें एक तरह से हिल सा जाता है, और एक नहीं इस तरह की घटनाएं बिहार के अलग अलग हिस्सों में रोज हो रही। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी मौन हैं। रांची में हिंदपीढ़ी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। हिंदपीढ़ी को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने का जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह सहमति बनी। हिंदपीढ़ी में पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। विभिन्न चौक चौराहों पर लगे बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। सेंट्रल स्ट्रीट और एकरा मस्जिद के पास की सीलिंग भी हटा लिया गया है। कोरोना से बचने का हर कोई प्रयास कर रहा है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग बी कॉम्प्लेक्स का रेगुलर सेवन कर रहे हैं। आलम यह है कि पटना की दवा दुकानों में बिकोसुल कैप्सूल की जमकर बिक्री भी हो रही है। दवा दुकानदार मानते हैं कि कोरोना के बाद बिकोसुल कैप्सूल की बिक्री में 60% इजाफा हुआ है। वहीं ग्राहक भी कहते हैं कि रोज इसका सेवन कर रहे हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़े। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोग बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करने लगे हैं और लगातार इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम सीधे दवा दुकानदार से बात करते हैं कि आखिर बिक्री में कितना बदलाव देख रहे हैं पहले से। बिक्री में लगभग बिक्री की जहाँ तक सवाल है वो लगभग 1.5 गुनी मात्रा में बढ़ चुकी है। जहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी दवा बिक रही है? और बिकोसुल बिकती है, और आपको कालपोल हो गए, एसिक्यून, ये सब बिकते हैं। ये सब एलोक्लोमैसिन सारी चीज़ बिकते हैं। जो बिकोसुल है ये आम लोग आ रहे हैं या मरीज खरीदने आते हैं? तो मरीज भी खरीदने आते हैं, आम लोग भी आते हैं, लेकिन आम लोग को हम लोग दवाई देते नहीं है ऐसे भी बगरपुर जाके। तो हम लोग जहाँ से होते हैं वो ले लेते होंगे, लेकिन हम लोग ऐसे देते भी नहीं है। मात्रा बहुत बढ़ गई है पहले से। कितना गुना?
और लगभग 60% के अप्रोक्स ज़्यादा बढ़ गया है। कौन सी दवा के लिए आए? बिकोसुल सर। बिकोसुल के लिए? हाँ। अच्छा, क्या जानकारी इसके बारे में? इसके बारे में रोज एक टैबलेट हम लोग खाते हैं, एक कैप्सूल, और घर वाले भी खाते हैं। अच्छा, घर के मेंबर भी खाते हैं? हाँ। क्या मतलब इसे खाने के बाद क्या होता है? हाँ, फायदा है इसको खाने से। इम्यूनिटी बढ़ा रहा है? हाँ, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो दुकानदारों की अपने सुनी और ग्राहक भी थे, यही बिकोसुल है। और देखिए इस बिकोसुल का डिमांड किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। ये तो एक दवा दुकान है, लेकिन बाकी और दुकानों में भी यही हाल है। कोरोना के दौरान लगातार बिकोसुल लोग यूज कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर लोग जो है अपनी अपनी तरकीब से इलाज करने का और उससे बचाव करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद हर कोई जानना चाह रहा है कि कोविड पॉजिटिव मरीजों का इलाज कैसे होता है। फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जानकारी देते हुए कहा कि कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए आइसोलेशन में रहना बेहद जरूरी है। इस दौरान बुखार में पैरासीटामोल और छींक सर्दी के लिए बाद एंटी एलर्जिक एजिथ्रोमाइसिन दवाई ICIMR के गाइडलाइन के तहत दिया जाता है। इस समय आपको प्रॉपर आइसोलेशन में रहना, एकदम अलग रहना बहुत जरूरी है। और अगर यही क्वारंटाइन करते हैं, जबकि आप किसी एक ऐसे जगह पर रहते हैं जहां की आपको अलग से व्यवस्था की जाती है जिससे कि आपका संक्रमण दूसरे को न फैले, वहां पर आप निगरानी में रहते हैं। खांसी हो रही है तो कफ सिरप चलता है जिससे खांसी सप्रेस रहे, और अगर कोई सर्दी भी हो रही है, छींक आ रही है, नाक से सिक्रीशंस हो रहे हैं तो एंटी एलर्जिक भी चलती है उसके लिए। और स्पेसिफिक जो दवाइयाँ ICMR के द्वारा अप्रूव की गई, जो भी ट्रायल बेसिस पे देखा जा रहा था, उसमें एजिथ्रोमाइसिन और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का स्टैंडर्ड डोजिंग, इन दोनों की मेन दवाइयाँ चलती हैं। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करता है, निमोनिया होता है, साइटोकाइन सर्ज करते हैं जिसके कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस समय हॉस्पिटलाइज होने की। दानापुर रेल मंडल से 19 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इनमें 6 ट्रेन पटना से खुलेंगी। ट्रेनों के परिचालन को लेकर पटना जंक्शन पर पूरी तैयारी है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सामानों के सैनिटाइजेशन के लिए खास तैयारी की गई है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह। लॉकडाउन 5 लोगों को राहत देने की एक शुरुआत है, जिसे अनलॉक 1 के तहत सरकार ने एक घोषणा करते हुए कहा है कि आज से न सिर्फ ट्रेनें बल्कि एक जीवन सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त हम हैं पटना जंक्शन पर, और जो यात्री अभी अभी पहुंचे हैं, दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, उससे महत्वपूर्ण है कि जो लोग अब जाने वाले यहाँ से हैं, यानी आज 9 ट्रेनें पटना से कई जगहों, कई राज्यों में जाएंगी। और एक अच्छी खबर, एक सामान्य जीवन जीने की एक कोशिश होगी लोगों की, कि किस तरीके से जो लॉकडाउन यानी कोरोना बंदी में जो एक जिंदगी कठिन हो गई थी, उसको किस तरीके से सामान्य किया जाए। भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा आगे भी, और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का जो बात है उसको भी करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर होने की एक जो संकल्प लेने की बात कही गई है, तो एक आत्मनिर्भरता सबके अंदर लानी होगी, क्योंकि सरकार अगर अनलॉक 1 की आज से शुरुआत कर रही है तो स्वाभाविक है कि जिम्मेदारियां हमारी आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन एक जीवन को सामान्य करने की कोशिश होगी। देखिए जो ऑटो रिक्शा है वो अब सामान्य तरीके से अब दिख रहा है, ऑड इवन जो है वो नहीं है, जो लोग हैं वो सामान्य तरीके से अब आ जा सकेंगे। 9 ट्रेनें केवल आज चलेंगी, 24 जोड़ी ट्रेनें आज बिहार से शुरुआत होगी। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि अनलॉक 1 अगर नाम दिया गया है तो अनलॉक 1 का मतलब ये है कि चाबियां तो खुल गई है तालों की, लेकिन जिम्मेदारियां हमारी और आपकी बढ़ गई है, और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। सरकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।